अच्छा देखो बेटे, ये जो अभी हम काम कर रहे हैं, हमने इससे पहली वाली क्लास में चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर की 2 टॉपिक पढ़े थे। एक टॉपिक तो था, वो हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड्स का, और एक टॉपिक पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। ये 2 टॉपिक हमने कल पढ़े थे। अब उसके बाद से एक टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। टॉपिक का नाम है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, ये टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का। इसमें ये कहते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जितने भी जानदार हैं, ये जो पैदा हुए दुनिया में, वो 2.5 बिलियन साल पहले पैदा हुए। 2.5, ठीक है, 2.5 बिलियन साल पहले पहली लाइफ जमीन पर आई। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ 2.5 बिलियन साल पहले। इसके अलावा मैंने कल एक बात करी थी, मैंने आपसे कहा था कि दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, और इसका साइज 0.0001 मिलीमीटर है। सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म। देखो, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ कुछ, तो ये याद रखने की बातें एमसीक्यूज में अक्सर आती हैं। इसके अलावा आपको मालूम भी है बहुत सारी चीजें। दुनिया का हैवीएस्ट एनिमल जो है वो व्हेल है, और जिसकी लेंथ 40 मीटर्स है। इसके अलावा इसका वजन यानी कि वेट तकरीबन 150 टन है। 150 टन इसका वेट है। ये हैवीएस्ट एनिमल है दुनिया का। दुनिया का सबसे लंबा दरख्त रेड वुड ट्री है, और इसकी लेंथ 300 मीटर्स है। ये तो कुछ बात करी मैंने फैक्ट्स की। इसके अलावा ये कहते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में कि जो पहला ऑर्गेनिज्म था यानी कि बैक्टीरिया, जो पहला ऑर्गेनिज्म था बैक्टीरिया, जिसका मैंने साइज आपको बताया, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला जानदार है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन आती गई जानदारों में, उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज होता चला गया, और एक वक्त ऐसा आया कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पैदा होते चले गए, यानी कि एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन का मतलब है इर्तिका हुआ, चेंजेस हुए, और फिर अलग अलग तरह के जानदार मौजूद या पैदा हुए। जो दुनिया में अब मौजूद जानदार हैं, आज की दुनिया में जो जानदार मौजूद हैं, ये दरअसल वही जानदार हैं। ये इनके आबा और अजदाद कौन है जो सबसे पहले इनसे पहले थे, फिर उनके कौन है जो उनसे पहले थे। तो इस तरह एक सीरीज है जानदारों की, जो सब के सब आपस में कनेक्टेड हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कनेक्टेड हैं। इसके अलावा जो जानदार अभी हैं दुनिया में, या तो ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में तब्दील हुए, मतलब कुछ जानदार ऐसे पैदा हुए जो फ्री लिविंग थे। फ्री लिविंग का मतलब जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना खाना खुद हासिल करते हैं, पैरासाइट नहीं है, किसी में बीमारी कॉज नहीं करते। और कुछ जानदार जो थे वो एसोसिएशन में चले गए। एसोसिएशन का मतलब ये है कि वो किसी न किसी के और दूसरे जानदार के साथ उन्होंने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मिलकर रहना शुरू किया। जो एसोसिएशन में जानदार चले गए, उस एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस, जो जानदार किसी दूसरे जानदार के साथ मिलकर रहना शुरू हुए। अब सिम्बियोसिस में आपको मालूम है सिम्बियोसिस की टाइप्स होती हैं। एक कॉमनसलिज्म है, एक कॉमनसलिज्म है, एक म्यूचुअलिज्म है। अगर इन 2 टाइप्स की बात करें तो बेटे, कॉमनसलिज्म तो वो रिलेशनशिप होता है 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें एक पार्टनर को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा हो रहा होता है ना नुकसान हो रहा होता है। जबकि म्यूचुअलिज्म वो टाइप होती है जिसमें दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से फायदा हो रहा होता है। तो ये तो जितनी मैंने बात करी, ये बात करी मैंने लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस की। मतलब जो टॉपिक हमारे पास है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के नाम से, उसमें ये तमाम बातें थी। इसके अलावा एक और टॉपिक है हमारे पास, उस टॉपिक का नाम है
लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, टॉपिक का नाम है ये, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। ये क्या चीज है जिसको मैंने यहाँ पे कहा हुआ है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से? अच्छा, ये लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में ये बात करते हैं कि दुनिया में जो जानदार पैदा हुए वो किस टाइम पे कौन से जानदार पैदा हुए। तो जो लिविंग वर्ल्ड इन टाइम है उसको बांटा हुआ है इन्होंने एरा में और पीरियड्स में। कुछ एरा है, कुछ पीरियड्स हैं। एरा बड़े हैं, पीरियड छोटे हैं। ये जो एरा है वो 4 एरा हैं। एक एरा को कहते हैं सीनोजोइक एरा, एक को कहते हैं मीजोजोइक एरा, एक को कहते हैं पीलियोजोइक एरा, और एक को कहते हैं प्रोटीरियोजोइक एरा। 4 एरा है, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक सीनोजोइक एरा है, एक मीजोजोइक एरा है, एक पीलियोजोइक एरा है, और एक प्रोटीरियोजोइक एरा है। ये 4 एरा हैं जब से दुनिया बनी और आज तक, जो टाइम अभी चल रहा है यहाँ तक। अब इन एरा में सब डिवाइडेड हैं पीरियड्स, या यही एरा सब डिवाइडेड हैं मुख्तलिफ ब्रांचेस में, उनको हम पीरियड्स कहते हैं। अब जो सीनोजोइक एरा है उसके अंदर 2 पीरियड्स हैं, एक क्वार्टरनरी है और एक टर्शरी है। ये जो क्वार्टरनरी और टर्शरी पीरियड्स हैं ये 70 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुए थे, और जो अभी तक हैं ये, इसको हम करंट एरा भी कहते हैं। जिस एरा में अभी हम लोग जिंदा हैं ये सीनोजोइक एरा है, इसके 2 पीरियड्स हैं, क्वार्टरनरी और टर्शरी। ये 70 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ था, 70 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ था। ज्यादातर लफ्ज लिखा मिलता है आपको एब्रीविएशन MYA, माया, मिलियन ईयर्स अगो। माया का मतलब है मिलियन ईयर्स अगो। तो ये 70 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ था। और इस एरा में ये जो पीरियड है क्वार्टरनरी, उसमें इंसान पैदा हुए थे। और जो इसका टर्शरी पीरियड है उसमें दूसरे मैमल्स पैदा हुए थे दुनिया में। तो ये तो एक एरा की बात करी मैंने, सीनोजोइक एरा की बात करी, जिसमें 2 पीरियड से क्वार्टरनरी और टर्शरी, और मैंने आपको बता दिया किस पीरियड में कौन सा जानदार इवॉल्व हुआ या पैदा हुआ। तो क्वार्टरनरी में पैदा हुए इंसान, टर्शरी में पैदा हुए दूसरे मैमल्स। इसके अलावा एक और एरा है मीजोजोइक एरा। इसके 3 पीरियड्स हैं। एक इसका पीरियड है क्रिटेशियस, एक इसका है जोरासिक, एक इसका है ट्राइसिक। इसके ये 3 पीरियड्स हैं, क्रिटेशियस, जोरासिक और ट्राइसिक। ये मीजोजोइक एरा के 3 पीरियड्स हैं। जो क्रिटेशियस जो क्रिटेशियस पीरियड है ये 135 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ। जोरासिक जो है ये 180 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ। और जो ट्राइसिक है ये 225 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ। देखो मैंने डेट्स बताई पहले। मीजोजोइक जो एरा है इसके 3 पीरियड्स हैं, क्रिटेशियस, जोरासिक और ट्राइसिक। क्रिटेशियस जो है ये 135 मिलियन साल पहले, जोरासिक जो है ये 180 मिलियन साल पहले, ट्राइसिक जो है ये 225 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ। अब इन पीरियड्स के अंदर कौन कौन से जानदार पैदा हुए? जो क्रिटेशियस पीरियड था इसमें एक्सटिंक्शन हो गई डायनासोर्स की, है ना, मतलब तमाम डायनासोर्स क्रिटेशियस पीरियड में मर गए और दुनिया के पहले प्राइमेट्स पैदा हुए। प्राइमेट्स कौन होते हैं? प्राइमेट्स हम उनको कहते हैं जैसे कि एप्स। इसकी एग्जांपल क्या है? एप्स जो है वो प्राइमेट्स हैं जिससे इंसान डेवलप हुए बाद में चल के। और दुनिया का पहला फ्लावर देने वाला प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, क्रिटेशियस पीरियड में पैदा हुआ। फिर जोरासिक पीरियड में सबसे पहली बर्ड पैदा हुई। और डायनासोर्स जो थे वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे। डायनासोर्स की डाइवर्सिटी थी, मुख्तलिफ तरह के डायनासोर्स थे दुनिया में जोरासिक पीरियड। जो ट्राइसिक पीरियड था उससे पहले का, उसमें पहला मैमल पैदा हुआ था। और इस पीरियड के अंदर पहला डायनासोर भी पैदा हुआ था। ट्राइसिक पीरियड में पहला मैमल पैदा हुआ था और पहला डायनासोर पैदा हुआ था। ये मीजोजोइक एरा की बात करी हमने, उसकी पीरियड्स की बात करी। अब तीसरा एरा कौन है? पीलियोजोइक एरा। इसके अंदर अगर देखो तो बेटे 6 पीरियड्स हैं। उन पीरियड्स के नाम क्या हैं? परमियन है, इसके अलावा कार्बोनिफेरस है, डेवोनियन है, सिलोरियन है, ऑर्डोवीसियन है और कैम्ब्रियन। दोबारा से मैंने कहा तीसरा एरा है पीलियोजोइक। इसके 6 पीरियड्स हैं। पहला पीरियड जो है इसका परमियन है, फिर कार्बोनिफेरस है, फिर डेवोनियन है, सिलोरियन है, ऑर्डोवीसियन और कैम्ब्रियन। अब इनकी डेट्स, जो परमियन पीरियड है ये 270 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ। कार्बोनिफेरस 350 मिलियन साल पहले, डेवोनियन 400 मिलियन साल पहले, सिलोरियन
440 मिलियन साल पहले, ऑर्डोविशियन 500 मिलियन साल पहले, और कैम्ब्रियन 600 मिलियन साल पहले। दोबारा रिपीट करता हूँ, परमियन 270 मिलियन साल पहले, कार्बोनिफेरस 350 मिलियन साल पहले, डिवोनियन 400, सिलोरियन 440, ऑर्डोविशियन 500 और कैम्ब्रियन 600 मिलियन साल पहले। अब किस पीरियड में कौन सा जानदार पैदा हुआ? परमियन पीरियड में बहुत बड़ी एक्सटिंक्शन हुई थी। एक्सटिंक्शन के मायने होते हैं खत्म हो गए थे जानदार दुनिया से। इसके अलावा रेप्टाइल की डाइवर्सिटी थी, रेप्टाइल थे दुनिया में मौजूद, पूरी दुनिया में फैले हुए थे रेप्टाइल। कार्बोनिफेरस पीरियड को कार्बोनिफेरस पीरियड जो है, इस पीरियड को हम कोल एज पीरियड भी कहते हैं। कोल एज का मतलब ये है कि इस पीरियड में जो पौधे थे वो जब मर गए, जमीन में दफन हो गए, तो मरने के बाद, जमीन में दफन होने के बाद में जो आज के दौर में हमें कोयला मिल रहा है, वो इसी वक्त में जो जानदार पैदा हुए थे और पौधे जो पैदा हुए थे, जानदार जो पैदा हुए थे और जो मर गए थे, जमीन में दफन हो गए थे, वो कन्वर्ट हो गए कोयले के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो कार्बोनिफेरस पीरियड है, इसको दो सब पीरियड में बांटा हुआ है। एक है पेनिनसुलेरियन पीरियड और एक है मिसिसिपियन पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड में दुनिया का पहला रेप्टाइल पैदा हुआ। इसके अलावा जो दरख्त थे वो स्केली थे, उनमें स्केल्स थे, लीव्स नहीं थे। इसके अलावा सीड फंड्स थे, मतलब ऐसे फंड्स थे दुनिया में जिनमें सीड थे। फिर डिवोनियन पीरियड, इसमें दुनिया का पहला एम्फीबियन पैदा हुआ। और जो फिशेस थी उनके जॉज थे। इस पीरियड में, डिवोनियन पीरियड में, एम्फीबियन दुनिया का पहला पैदा हुआ और जो फिशेस थे वो जॉ वाली फिशेस पैदा हुई। ब्रिटिश वेव में आंसर करता हूँ, ये पहले पूरा कर लूँ मैं अपनी सारी बात। तुम्हारा सवाल आ गया, मेरे पास है। इसके अलावा सिलोरियन जो है, सिलोरियन पीरियड में दुनिया का पहला वेस्कुलर लैंड प्लांट दुनिया में पैदा हुआ। वो पौधा जो वेसल रखने वाला पौधा है, मतलब जिसमें जाइलम है, जिसमें फ्लोएम है, वो पौधे दुनिया में पैदा हुए सिलोरियन पीरियड में। इससे पहले जो पौधे थे वो पौधे थे जो एक्वेटिक प्लांट्स थे, जिनमें वेस्कुलर बंडल नहीं थे। वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं थे। सिलोरियन पीरियड में पौधे पैदा हुए, जमीन पे पौधे पैदा हुए। ऑर्डोविशियन पीरियड में एकदम से डाइवर्सिफिकेशन हुई, मतलब दुनिया में जानदार एकदम से फैलना शुरू हुए और मुख्तलिफ फैमिलीज में बढ़ते चले गए। फिर कैम्ब्रियन पीरियड जो था, इसमें दुनिया की पहली फिश पैदा हुई और दुनिया का पहला कॉर्डेट पैदा हुआ। कैम्ब्रियन पीरियड में दुनिया की पहली फिश पैदा हुई और दुनिया का पहला कॉर्डेट पैदा हुआ। तो ये तो बात मैंने करी पीलियोजोइक एरा की, और उसके अंदर जो पीरियड्स थे उनकी जो डेट्स थी और उनमें जो जानदार थे दुनिया में, उनकी बात करी मैंने। इसके अलावा आखिरी पीरियड जो है वो प्रोटीरियोजोइक एरा है। आखिरी एरा जो है वो प्रोटीरियोजोइक एरा है, जो 2000 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ था। इस एरा के अंदर जो जानदार थे वो ज्यादातर फंजाई और एल्गा थे। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स भी पैदा हुए थे। फिशेस थी, ज्यादातर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स थे इस पीरियड में। और जो लाइफ स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई 3000 मिलियन साल पहले। 3000 मिलियन साल पहले जो दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, वो 3000 मिलियन साल पहले पैदा हुआ, जो कि कौन था? एक बैक्टीरिया था, जिसकी बात मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में आपसे करी थी। तो ये तो बात हमने यहाँ तक करी लिविंग वर्ल्ड इन टाइम तक की। ये दो टॉपिक की बात करी मैंने। अब तीसरा टॉपिक जो है वो बेटे है फाइलेटिक लाइनेज। तीसरा टॉपिक जो है वो है फाइलेटिक लाइनेज। ये जो फाइलेटिक लाइनेज है या फाइलेटिक लिंकेज है, ये क्या चीज है? देखो, फाइलेटिक का मतलब है कनेक्शन। फाइलेटिक का मतलब है कनेक्शन। लाइनेज का मतलब यहाँ पे कि किस तरह आप लिंक करते हैं जो जानदार हैं उनको उन जानदारों से जो दुनिया में अभी जानदार मौजूद हैं उनके साथ। इसके अलावा ये कहते हैं फाइलेटिक लाइनेज में, जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो ग्रेजुअली अपेयर हुए हैं। ग्रेजुअली मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया बनी और एक साथ बहुत सारे जानदार दुनिया में आ गए, बल्कि
आहिस्ता आहिस्ता जानदार अलग अलग तरह के डेवलप हुए दुनिया में ये, और फिर वो उनकी आबादियां बन गई, वो 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8, 8 से 16, मतलब ग्रुप्स में बनते चले गए जानदार, उनकी आबादियां पैदा होना शुरू हो गई, एवोल्यूशन हुआ, इर्तिका हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जानदार जो है वो डेवलप हुए अपने से पिछले जानदारों से अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स में। और वो जियोलॉजिकल पीरियड्स क्या थे उनकी बात मैंने आपसे कर चुका हूँ, जैसे मीसोजोइक एरा था, या प्रोटीरियोजोइक एरा था, या पीलियोजोइक एरा है, या फिर सीनोजोइक एरा था। अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग जानदार थे, उन्हीं से अलग दूसरे जानदार जो अभी जानदार मौजूद है वो डेवलप हुए। इसके अलावा अगर आप देखें इस पूरी बात से, तो इस बात का मतलब तो ये है कि दुनिया में जो अब जानदार मौजूद हैं वो तमाम जानदार दर हकीकत उनके आबा अजदाद मतलब एंसेस्टर्स जो हैं वो उनसे पहले पैदा हो चुके थे, और जो अब नस्ल चल रही है मतलब डिसेंडेंट्स, वो दरअसल अपने से पहले वाले जानदारों से कनेक्टेड हैं। यानी कि इसका मतलब दुनिया में जितने जानदार हैं, तो मतलब दुनिया में जितने जानदार हैं उनके एंसेस्टर्स कॉमन है। कॉमन है मतलब जो दुनिया में सबसे पहले जानदार पैदा हुआ वो कौन था? बैक्टीरिया। उसके बाद फंजाई एंड एल्गा, उसके बाद फर्स्ट फिशेस पैदा हुई, फिर फिशेस के बाद रेप्टाइल्स हैं, फिर मैमल्स हैं, फिर दरख्त भी हैं, फिर जो है इसमें प्राइमेट्स हैं, फिर इंसान है। इसका मतलब है कि तमाम जानदारों को अगर आप देखें तो ये इंटरकनेक्टेड हैं, तमाम के तमाम जानदार। तो अगर इन जानदारों को, ये मिसिंग जानदारों को अगर आप कनेक्ट करते जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया के जो अभी मौजूदा जानदार हैं जितने, उनके आबाओ अजदाद जो हैं वो दरअसल उनसे पहले पाए जाने वाले जानदार थे। और उनसे पहले जानदार कौन से पाए जाते थे उसकी बात मैंने इससे पिछले वाले टॉपिक में जियोलॉजिकल टाइम स्पेस में या जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में आपसे मैं कर चुका हूँ। इस टॉपिक को फाइलेक्टिक लाइनेज या फाइलेक्टिक लिंकेज कहते हैं। ये 3 टॉपिक की बात करी बेटे मैंने आगे आपसे। एक तो मैंने टॉपिक कहा आपसे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, दूसरा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, और तीसरा फाइलेक्टिक लाइनेज। इन 3 टॉपिक्स की बात करी। अब जो चौथा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है? आसान टॉपिक है बेटे, मुश्किल नहीं है। ये ज्यादातर चीजें तो आप 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। चौथा ये टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन क्या है? दुनिया में जब जानदारों की आबादियां मुख्तलिफ पैदा हो गई, तो ये जो जानदारों की आबादियां पैदा हुई इनको बांटा किंगडम्स में। पहले 2 किंगडम्स थी, उसके बाद 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन आई। तो इस 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन में और फर्दर चेंजेस किए। इसकी बात डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में आएगी। एक साहब थे, उनका नाम था विटेकर। इन्होंने सबसे पहले 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन दी थी। उसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए, उनका नाम था मार्गुलस और श्वार्ट्ज। इन्होंने कुछ चेंजेस किए उस 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन में, और दूसरी किंगडम की क्लासिफिकेशन को चेंज करने के बाद मोस्ट सुटेबल किंगडम की क्लासिफिकेशन दी। अब ये जो 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन है, यानी कि दुनिया के जितने जानदार हैं वो इन्हीं 5 किंगडम्स के अंदर आते हैं। इनकी बात करनी है आज हमें, यहाँ तक की बात करनी है आज। अच्छा, इसमें सबसे पहली किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है, पहली किंगडम जो है वो किंगडम प्रोकैरियोटा है, जो विटेकर साहब ने जिसका नाम दिया था, जिसका नाम जो सॉरी मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने दिया था। पहले इसका नाम क्या था? किंगडम मोनीरा, जो विटेकर साहब ने दिया था। इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? इन्होंने कहा अपनी इस क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोकैरियोटा या किंगडम मोनीरा में, इसमें जितने जानदार हैं वो यूनिसेलुलर हैं, एक सेल वाले जानदार हैं, और प्रोकैरियोट्स हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो तमाम जानदार होते हैं जो कि एक सेल वाले होते हैं और उनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। अब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब वो तमाम सेल में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर जिनके पास 2 लेयर्स होती हैं उनको मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं। जिसकी एग्जांपल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होते। प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते। तो किंगडम मोनीरा में और प्रोकैरियोटा में वो जानदार हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। यानी कि इनके पास क्या नहीं है? इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इनके पास गोल्जी बॉडी नहीं है, इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं है। इसके अलावा ये एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, या इनमें से कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं।
फोटोसिंथेटिक का मतलब जो सनलाइट की मदद से अपना खाना तैयार कर सकते हैं, और एब्जॉर्बेटिव का मतलब जो एब्जॉर्ब करके किसी दूसरे जानदार से खाना एब्जॉर्ब करके उसका खाना हासिल कर रहे होते हैं। ये मूव करते हैं फ्लैजिला की मदद से। इनमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, उसको हम फ्लैजिला कहते हैं। उसकी मदद से ये मूव करते हैं, जो मिलके बनता है एक प्रोटीन से। उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन। ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते। इसकी एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है, साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल है, जिसको पहले ब्लू ग्रीन, जिसको पहले साइनोबैक्टीरिया कहते थे, अब उसको ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं। तो ये तो बात करी हमने किंगडम मोनिरा के कैरेक्टरिस्टिक की, ये पहली किंगडम की बात करी। अब बेटे दूसरी किंगडम, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। ये इसका मॉडर्न नाम है। इसका ओल्ड नाम क्या था? इसका ओल्ड नाम था किंगडम प्रोटोजोआ। इसको गार्बेज किंगडम भी कहते हैं। अच्छा, गार्बेज किंगडम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मुख्तलिफ उन जानदारों को रखा जो बाकी किसी और किंगडम में नहीं आ रहे थे, इसलिए इसका नाम गार्बेज किंगडम रख दिया, यानी कि और किंगडम से निकाले हुए जानदारों को एक जगह कर दिया। इसमें जो जानदार है उनके पास मिक्स करेक्टर है। मिक्स करेक्टर का मतलब उनमें एनिमल वाले करेक्टर भी हैं, प्लांट वाले भी हैं, फंजाई वाले करेक्टर भी हैं। तो एक अलग से किंगडम बना के इसमें रख दिया। अब इसमें एक सेल वाले जानदार हैं, यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स हैं। यहाँ से जितनी भी आगे किंगडम्स आएंगी सब यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। अगर हम यहाँ बात करें तो अगर मैं एक एक फंक्शन भी बता दूं इनका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इसके पास एटीपी होते हैं जिसकी मदद से एनर्जी तैयार होती है और एनर्जी मिलती है सेल को। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिटॉक्सिफिकेशन कराता है ड्रग्स की, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस जितने होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी को खत्म करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है कैल्शियम आइंस की। इसके अलावा गोल्जी बॉडी है, वो ट्रांसपोर्टेशन कराता है, पैकेजिंग कराता है, डिस्ट्रीब्यूशन कराता है सब्सटेंसेस की। सेल से अंदर से चीजें लेता है, सेल के बाहर देता है, सेल से बाहर से चीजें लेता है, सेल के अंदर लेता है। इसका मतलब है इसका काम जो है वो राइडर वाला काम है। तो ये तो मैंने फंक्शन भी बताए कुछ के। इसका न्यूट्रिशन क्या है? इनमें जो जानदार मौजूद है वो न्यूट्रिशन क्या है उनका? तो बेटे ये एब्जॉर्बेटिव है ये भी, और ये भी फोटोसिंथेटिक है। इसका मतलब है इनमें से कुछ जानदार सनलाइट की मदद से अपना खाना तैयार करते हैं, और कुछ जानदार किसी दूसरे जानदार से खाना एब्जॉर्ब करके हासिल कर रहे होते हैं। मूवमेंट कैसे करते हैं? फ्लैजिला है इनके पास भी, सिलिया की मदद से मूव करते हैं। फ्लैजिला भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन साइज में बड़े। सिलिया भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन साइज में छोटे। रिप्रोडक्शन इनमें दोनों है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है, मतलब इनमें सेक्सुअल भी है। इनमें से कुछ जानदार जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और कुछ जानदार जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इसका मतलब कुछ जानदार जो है उनमें सेक्सुअल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और कुछ जानदारों में सेक्सुअल प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन दरअसल एक सेल वाले पौधों को कहते हैं, और जू प्लैंक्टन एक सेल वाले एनिमल्स को कहते हैं। इसके अलावा अगर और आसान बताऊं नाम, तो यूग्लिना जो तुमने सुने हुए, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब जानदार हैं जो इसमें आते हैं। ये दूसरी किंगडम की बात करें। अब तीसरी किंगडम, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई का नाम पहले भी किंगडम फंजाई था, बाद में भी किंगडम फंजाई ही है। इसके नाम में कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा इन्होंने इसके कैरेक्टरिस्टिक, इन्होंने कहा इसमें एक से ज्यादा सेल वाले जानदार हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है मौजूद इसमें। यूकैरियोटिक जानदार हैं ये, जैसे मैंने पहले बताया था कि अब आने वाली किंगडम जितनी भी हैं वो सब यूकैरियोट्स होंगे। और यूकैरियोट्स कौन होते हैं? इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये होता है जिसके पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी इनके पास। तो ये यूकैरियोट्स होते हैं। इनका जो सेल का स्ट्रक्चर है, इनके पास सेल वॉल होती है, और वो काइटिन एक सब्सटेंस है, केमिकल है, उसका नाम है काइटिन। उससे मिलके इनकी सेल वॉल बनी होती है। काइटिन से मिलके इनकी सेल वॉल बनी होती है। किंगडम फंजाई में जो जानदार है उनकी सेल वॉल है उनके पास, और काइटिन से मिलके बनी है। इनका न्यूट्रिशन क्या है? ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो बेटे, दो लफ्ज हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू मैन्युफैक्चर देयर फूड, जो दूसरे जानदारों पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। सिंपल बातें। एंड हेटेरोट्रॉफ आर दोज ऑर्गेनिज्म
विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर टू ऑब्टेन देयर फूड, तो दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं अपना खाना हासिल करने के लिए, इनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ये हेटेरोट्रॉफ की टाइप्स हैं, एब्जॉर्बेटिव, सेप्रोबिक। एब्जॉर्बेटिव कौन थे, जिसकी बात पहले भी आई, जो एब्जॉर्ब करके खाना हासिल करते हैं किसी दूसरे जानदार से। सेप्रोबिक या सेप्रोट्रॉफ कौन होते हैं, जो मरे हुए जानदारों से खाना हासिल करते हैं, कोई जानदार मर गया, अब उससे खाना हासिल करने वालों को सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। इसमें किंगडम फंजाई में वो जानदार है। फिर मूवमेंट कैसे करते हैं, तो बेटे फंजाई आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब जो मूव नहीं कर सकते, और जो मूव कर सकते हैं उनको हम कहते हैं मोटाइल, और जो मूव नहीं कर सकते उनको नॉन मोटाइल भी कहते हैं, इनको सीसाइल भी कहते हैं, सीसाइल भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें दोनों तरह से होती है, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। पूरा चैप्टर है हमारे पास फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 8 फंजाई का, उसमें डिटेल में ये बात आएगी कि सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे हो रही है और एसेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे हो रही है, और ग्रुप्स कितने हैं फंजाई के। इसकी एग्जाम्पल जो है वो मल्टी सेलुलर फंजाई भी है और यूनिसेलुलर फंजाई भी है। यूनिसेलुलर फंजाई एक ही है, उसका नाम है यीस्ट, उसको खमीर कहते हैं। खमीर ये जो है ये ज़्यादातर बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मशरूम्स हैं, मोल्ड्स हैं, ट्रफल्स हैं, और भी मुख्तलिफ फंजाई हैं, ये इनकी एग्जाम्पल है। ये तीसरी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। अब चौथी क्लासिफिकेशन, चौथी टाइप मतलब किंगडम प्लांट टाइप। पहले भी यही नाम था, बाद में भी यही नाम है। इसमें सारे प्लांट्स आएंगे बेटे, दुनिया में जितने पौधे हैं वो सब इस किंगडम में आते हैं, किंगडम प्लांट टाइप में। इनके पास भी सेल वॉल है, और इनकी सेल वॉल मिलके बनी है सेलुलोज से। जैसे फंजाई की सेल वॉल मिलके बनी थी, फंजाई की सेल वॉल मिलके बनी थी काइटिन से, इनकी सेल वॉल मिलके बनी है सेलुलोज से। इनके पास सेल वॉल है। इसके अलावा इनके पास प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स के बारे में चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे। प्लास्टिड वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, जिनमें क्रोमोप्लास्ट होता है, जिनमें ल्यूकोप्लास्ट होता है, जो कलर देने के पिगमेंट्स हैं, जिनकी मदद से पौधा अपना खाना बना सकता है। ये ऑटोट्रॉफिक है। मैंने अभी बताया था आपको कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इनमें मूवमेंट नहीं है, नॉन मोटाइल है या सीसाइल है। रिप्रोडक्शन इनमें भी दोनों तरह से होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। इसका मतलब सेक्सुअल बनते भी है कुछ में और कुछ में नहीं भी बनते। और मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए, सारे पौधे हैं, एल्गा हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, ट्रैकियोफाइट्स हैं, ये सब जितने भी पौधे हैं वो सब इसकी एग्जाम्पल है। अब लास्ट किंगडम, किंगडम एनिमिलिया। पहले भी इसका यही नाम था किंगडम एनिमिलिया, बाद में भी इसका यही नाम है किंगडम एनिमिलिया। एनिमल जितने भी हैं उनकी सेल वॉल नहीं होती, इनमें प्लास्टिड्स भी नहीं होते। इसके अलावा ये एनिमल जितने भी होते हैं वो ज्यादातर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इसका मतलब है कि किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं टू ऑब्टेन देयर फूड, अपना खाना हासिल करने के लिए किसी दूसरे जानदार से खाना हासिल कर रहा होता है। ये मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें भी दोनों तरह से हो सकती है, मोटा ये एसेक्सुअल भी मतलब सेक्सुअल नहीं बनाते, और कुछ में सेक्सुअल भी यानी कि सेक्सुअल बनाते हैं। किंगडम एनिमिलिया का भी पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में, और किंगडम प्लांटाई का भी पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में, जो आप पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल दुनिया में जितने जानदार हैं, जितने एनिमल्स हैं, वो सब किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। उसमें इनवर्टिब्रेट्स भी है, वर्टिब्रेट्स भी। इनवर्टिब्रेट्स उन जानदारों को कहते हैं जिनका वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, और वर्टिब्रेट्स उन जानदारों को कहते हैं जिनका वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो बेटे ये 4 टॉपिक्स थे जो आज मुझे कराने थे आपको।